हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीकानंद पांडे, एमएस फिजिक्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस ग्रेविटेशन में आज मैं डिस्कस करूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग सिंपली ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग सिंपली ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ग्रेट फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, दैट्स वाई इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इनवर्स स्क्वायर रूल एंड फ्री फॉल, ये आज का टॉपिक है। मैं कोशिश करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ आज का ये टॉपिक ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमें ग्रेविटेशन के बारे में जानना है कि आखिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा ग्रेविटेशन आया है। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशन होता क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract each other with a force of attraction. That force of attraction is said to be what? Gravitational force or simply gravitation. अब सवाल ये आता है कि आपके मन में ये सवाल आता होगा कि जब यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो रूम में इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ग्राउंड में बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो सही, यहाँ पूरे यूनिवर्स में जो भी हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिए। लेकिन बेसिकली ये जो है, ये ऑब्जर्व जो हम लोग कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हैवी बॉडी के केस में हम लोग कर सकते हैं, जिसका मास बहुत ही ज़्यादा हो, जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गए, स्टार हो गए, और मीन्स जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, उनके केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम लोग रहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो हम लोग देखते ही हैं कि कुछ देर के बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर जाता है। क्यों गिरता है? तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट कोई भी सिंपली बॉल को ले लिए और दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे अर्थ को ले लिए। तो अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा होता है और इस वजह से वो क्या करता है, लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? फर्दर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, जैसा कि अभी मैं बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सिंपली ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो अब सवाल ये, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी क्या होता है भाई? तो अभी जैसा कि मैं बताया कि जब हम किसी भी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए तो वो टुवर्ड्स द अर्थ आया। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था, एक बॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उस बॉल पे और उसको टुवर्ड्स द अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। तो इस वजह से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है, और सिंपली हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी भी इसको बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी कभी कभी दे देता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी आपको ये समझ में आना चाहिए। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे क्या कि हर एक ऑब्जेक्ट में या फिर किसी भी कंडीशन में आप लोग डे टू डे लाइफ में भी ले लेते हो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारा फील्ड है, इस फील्ड में नहीं आना। कभी कभी क्या होता है कि जिस गली में कुछ कुत्ते होते हैं, वो सारे कुत्ते क्या होते हैं कि अगर कोई दूसरा कुत्ता उनके गली में आ जाता है तो वो मीन्स वो उसे भगा देता है, वो भागने लगता है पूरा, वो बोलता है कि नहीं ये हमारा एरिया है। जस्ट लाइक दैट होता क्या है कि कोई भी, जैसे एक सिंपली हम मैग्नेट की बात करते हैं। अगर ये मैग्नेट मान लिए, ये मैग्नेट हो गया, ये मैग्नेट ले लिए। अब इस मैग्नेट को जब हम लिए
तो होता क्या है कि किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखें तो भी वो अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे रखें तो भी वो अट्रैक्ट को कर रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम एरिया होता है इसके चारों तरफ जहां तक इसका इन्फ्लुएंस जा सकता है और उसके बाद उसका इफेक्ट जो है वो नहीं रहता है। तो ये जो मैक्सिमम स्पेस और एरिया इस मैग्नेट के चारों तरफ हुआ तो इसको हम लोग बोले क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक दैट अर्थ भी ऐसा ही होता है, अर्थ भी ऐसे ही होता है। सपोज मान लेते हैं ये अर्थ का फील्ड हो गया और ये सेंटर हो गया इसका, तो अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ना तो ये इसके फील्ड के अंदर ही रहेगा, ये फील्ड के बाहर नहीं जाता है। और एक आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे एक स्केप वेलोसिटी होता है, वो स्केप वेलोसिटी से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं तो वो क्या होता है, अर्थ के फील्ड से बाहर चला जाता है, तो वो फिर वापस नहीं आता है अर्थ पे। तो जस्ट लाइक दैट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं ना तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अर्थ के फील्ड के अंदर ही होते हैं, दैट्स वो फिर वापस आता है। तो इस मैक्सिमम स्पेस और मैक्सिमम एरिया को जहां तक इसका फील्ड जिसका इन्फ्लुएंस जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। उसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सिंपली हम लोग इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। इसे सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। और ये सर आइजैक न्यूटन आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए, तो आप लोग देखोगे कि अभी मैं कुछ बताऊंगा कि वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहले क्या पूछता है, उसका स्टेटमेंट पूछता है। तो उसका स्टेटमेंट है क्या, उसका स्टेटमेंट ये है कि सपोज आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को ले लो, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ये दोनों ऑब्जेक्ट ले लिया। सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम r कंसिडर कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट ये कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मान लेते हैं F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m1 into m2। प्रोडक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और फर्स्ट बॉडी का मास m1 है और सेकंड बॉडी का मास m2 है। सेकंड ये कहता है एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस 1/r स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। इसे किसने कहा, न्यूटन ने कहा। और सर आइजैक न्यूटन ने ये जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर जो आया वो कहाँ से आया, तो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे इनवर्स स्क्वायर रूल में। तो ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग ये देखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। अब आपको ये मैथमेटिक्स का रूल मालूम है कि जब हम किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो उसके प्लेस पे एक इक्वल टू का साइन देंगे और एक कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट कैपिटल G ले लिए और m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स F इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिल गया G m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे जो कैपिटल G है इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो F इज इक्वल टू G m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है
और ये कांस्टेंट होता है, और इसका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है। आप लोगों को प्रूफ अभी पढ़ना नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू है वो जी का वैल्यू जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ से यूनिट क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया। जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जी का वैल्यू हम लोग 6.7 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। फर्दर जब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि सपोज कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, क्या होगा। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस जी, डिफाइन जी क्या होता है। तो आपको याद होगा कि जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो उसके लिए आप यूनिट वैल्यूज लेते हो, और यूनिट वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिंस f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से g का जब वैल्यू निकालेंगे तो f आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 आ गया। तो यहाँ से g का जब ये निकालेंगे तो f न्यूटन हुआ, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और बाय क्या केजी इंटू केजी, तो ये केजी स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ गया। और इस तरह से ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आ गया। लेकिन जब हमें डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो कैसे करेंगे, आप कंसिडर कर लो इफ f इज इक्वल r इज इक्वल टू 1 मीटर एंड m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। m1 और m2 का जो वैल्यू है आप 1 kg लोगे, और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर लोगे। तो इस कंडीशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे f इज इक्वल g इज इक्वल टू f आर स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर अपॉन क्या m1 इंटू m2 मीन्स 1 इंटू 1, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया f हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ये डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दैट ग्रेविटेशनल फोर्स which is acted between two objects each of mass 1 kg and the separation between them is 1 meter। मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब उन दोनों का मास 1 kg होगा और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मीटर होगा, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। तो अब यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर चुके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग ऐसा यूनिट भी देख चुके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी देख चुके। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आएगा आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फर्दर जब हम आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। हम लोग यहाँ पे ये देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो दो ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो टुवर्ड्स द अर्थ गिरता है, दैट इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं तो वो किसके कारण मूव कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूव कर पाते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टे करते हैं अर्थ के ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, स्टे कर पाते हैं, वो किसके कारण से स्टे कर पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो सी में जो टाइड्स वगैरह जो उठते हैं वो भी किसके कारण से होते हैं भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उठते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उसको अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। इज इट क्लियर? फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जोहान्स केप्लर नाम के एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि जो प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं
तो कैसे मूव करते हैं उसको लेकर के वो कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉ दिए, और उन्होंने 3 लॉ दिया। वो 3 लॉ क्या दिया? फर्स्ट लॉ को हम लोग बोल दिए फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जॉन्स केप्लर, ध्यान रखेंगे आप लोग और अच्छे से सुनेंगे कि फर्स्ट लॉ आखिर उन्होंने क्या बताया कि प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के केस में केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया भाई? तो उन्होंने फर्स्ट लॉ ये बताया, फर्स्ट लॉ क्या बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक आपका प्लैनेट है, और हम लोग ये जानते हैं कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड मूव करता है। तो आप ना इसको इलिप्टिकल, इलिप्टिकल मीन्स आप देख सकते हो ओवल शेप का, जो एग वगैरह खाते हो गए आप लोग, एग वगैरह अंडे जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो ओवल बोल सकते हैं, इलिप्स भी ज्योमेट्रिकल फिगर उसका नाम है। तो होता क्या है कि इस इलिप्स में 2 फोकस लिए, एक F1 और दूसरा F2, ये प्लैनेट यहाँ पे मूव कर रहा है। तो उनका कहना, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उस इलिप्स में, ये जो इलिप्स बना, इलिप्टिकल पाथ जो बना, वो जो इलिप्स बना उसमें से किसी एक फोकस पे क्या होगा? सन होगा। क्या होगा? सन होगा। उन्होंने ये बताया कि कोई प्लैनेट है और वो प्लैनेट जो है वो इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और उसमें से 2 फोकस है, उस 2 फोकस में से एक फोकस पे कौन होगा? सन होगा। अब आप सवाल यहाँ पे ये करोगे कि आखिर वो इलिप्टिकल पाथ में मूव क्यों किया भाई? तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप एक्सपेरिमेंटली आप ये प्रूव कर सकते हो, आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो। सपोज मान लो 2 नेल लेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, और क्या करो ना, अलग अलग पोजीशन से इसके चारों तरफ आप मूव करवाओ। तो जब आप मूव करवाओगे तो देखोगे क्या कि जब इसके पास में आता है और फिर यहाँ पे इसके पास में आता है, लाइन को आप मिलाओ, फिर पोजीशन चेंज करो, फिर पोजीशन जब आप चेंज करोगे तो वो जो शेप बनेगा वो आपका कैसा शेप बनेगा? ये इलिप्टिकल शेप बनेगा, इलिप्टिकल पाथों को बनेगा, जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। तो उन्होंने ये फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया। फर्दर जब हम सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है भाई? सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है? तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव तो कर रहा है, और इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो उसमें से हम लोग ये भी देखे कि एक फोकस पे हमारा क्या है भाई? सन है। तो जब प्लैनेट इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन में, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन इसका ए है और सेकंड पोजीशन इसका बी है, और ये प्लैनेट सन के नजदीक में है, तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में नजदीक में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियसली जब वो सन के नजदीक में होगा प्लैनेट तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो सपोज मान लेते कि प्लैनेट एट फर्स्ट उसका पोजीशन ए था और टी टाइम के बाद उसका पोजीशन बी हो गया, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे सन से, तो यहाँ पे जो एरिया हो रहा है, ये एरिया, जब वो सन के नजदीक में था प्लैनेट, अपना पोजीशन चेंज किया टी टाइम में, वो ए से बी के पास गया, उसके बाद जब वो प्लैनेट यहां आ जाता है, सी और डी कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे वो सन से काफी दूर में होता है, तो यहाँ पे भी उसी टाइम में, जितना टाइम ये यहाँ पे जितना एरिया कवर किया, टी टाइम में ये भी यहां से यहां आया, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये कहता है कि इक्वल टाइम में वो प्लैनेट जितना एरिया कवर करेगा जब वो सन के नजदीक में होता है, उतना ही इक्वल टाइम में जब वो सन से डिस्टेंट पे होता है, तो वो जितना एरिया कवर करेगा वो दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा।
मीन्स टी टाइम में ए से बी पे पहुंचा और ये जितना एरिया कवर किया, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू, और उसी टी टाइम में वो सी से डी पे पहुंचा, तो इसका जो एरिया होगा वो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम होगा। मीन्स एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट्स at different position will be same at the same interval of time. This is the second law of planetary motion. और फर्दर जब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करें तो ये थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है भाई, तो आप यहाँ पे देखोगे थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उसका रेवोल्यूशन जो पीरियड है वो टी है, और इस सन से इस प्लैनेट का जो मीन डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लेते हैं हम लोग आर है। तो अगर वो टी टाइम में वो पूरा रोटेशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है और उसका एवरेज मीन डिस्टेंस का मतलब हम लोग एवरेज डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसके बीच का, तो यहाँ पे प्लैनेटरी मोशन कहता क्या है, द रेशियो ऑफ क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि उसका जो रेडियस था द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस मतलब आर क्यूब, और जो इंटरवल ऑफ टाइम है टी स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इवन हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन। मीन्स आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब सेम कंडीशन जैसे अभी ग्रेविटेशन फोर्स के केस में मैं लिया था कि जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो एक इक्वल टू का साइन देते हैं, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन करेंगे, ये टी स्क्वायर यहाँ आ गया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और जैसा कि अभी मैं बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो उन्होंने यहीं से केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ये नकल किया था, और इसकी हेल्प से उन्होंने इनवर्स स्क्वायर रूल दिया। मतलब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकला था ना कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंसेस होगा वो से कम होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, वो यहीं से निकला था, इसी के हेल्प से निकला था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो इनवर्स स्क्वायर रूल है उसके केस में हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कैसे आया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखे, उन्होंने जो 3 लॉ दिया। फर्दर जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे क्या, इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में देखेंगे। इनवर्स स्क्वायर टॉपिक 6 इनवर्स स्क्वायर रूल। और ये इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है भाई, कैसे आया, तो आप यहाँ पे एक देखोगे क्या कि सपोज मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब डिस्टेंस उन दोनों के बीच का r है, m मास का ऑब्जेक्ट है और ये v स्पीड से वो मूव कर रहा है, जिसको हम लोग लीनियर स्पीड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेटेड बोलेंगे, इसको एक्सेलरेटेड इसलिए बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो अलोंग इट्स टेंजेंट होता है। और टेंजेंट आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट जो होता है वो किसी भी पॉइंट में सर्कल में किसी भी पॉइंट पे टच करता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक पोजीशन पे उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं इसको। और तब यहाँ पे क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स वर्क कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन 1, चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r हो गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास का वैल्यू हमेशा सेम होता है, चाहे आप यहाँ पे आओ, चांद पे चले जाओ, सन के पास चले जाओ इफ पॉसिबल, तो आप कहीं भी चले जाओ, मास चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, मास कभी वेरी नहीं करता, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो चेंज क्या होता है? तो वेट चेंज होता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये हुआ एम एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको इक्वेशन 1 आप कंसिडर कर लो। अब दिमाग लगाओ, जब ये v हम लोग अगर लीनियर स्पीड के केस में अगर लें, ये सर्कुलर पाथ है, अगर इसको स्ट्रेट लाइन बना दें तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें, जब वो सर्कुलर पाथ में एक रोटेशन कंप्लीट करके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई? तो ऑब्वियसली इसका सर्कमफेरेंस होगा, मतलब 2 पाई r होगा। तो यहां से अगर हम लोग स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसे निकाल लिया। अब स्पीड इज इक्वल टू जब डिस्टेंस बाय टाइम आया तो स्पीड के प्लेस में हम लोग v कंसीडर कर लिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस मतलब क्या? 2 पाई r अपॉन टाइम। टाइम को हम लोग t ले लेते हैं, t टाइम वो कवर कर रहा है। अब क्या करो, हम चाह रहे हैं कि ये v स्क्वायर का वैल्यू है, तो v स्क्वायर स्क्वायरिंग हम ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए तो क्या मिला हमें? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई r स्क्वायर, मतलब 2 टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या? t स्क्वायर। ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आप ये भी दिमाग लगाओ, 4 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी कांस्टेंट, 4 का वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, पाई का वैल्यू कांस्टेंट, तो यहाँ से इन दोनों को गायब कर दिए, 4 पाई स्क्वायर को। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो r स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर आ गया। तो अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगाओ, इक्वेशन नंबर हम इसको तो कंसिडर कर लेते हैं। अब फर्दर जब आप अब आगे आप बढ़ोगे तो क्या होगा भाई? अब इक्वेशन 2 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहां से फ्रॉम 2 एंड 1 से हम लोग देखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम 2 एंड 1, मतलब 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है? f इज इक्वल टू v स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर कर सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है? r बचा हुआ है, तो ये r यहाँ पे कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करो, f इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू r आ गया। अब आप ये करो ना, आपको याद होगा अभी मैं बताया प्लस थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, और जो टाइम इंटरवल था उसका स्क्वायर जो किए थे, उन दोनों का रेशियो जो था वो हमेशा कांस्टेंट था। तो अब क्या करो, आप r क्यूब और t स्क्वायर मैं लाना चाह रहा हूं, तो कैसे आएगा भाई? आप क्या करो ना, r से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा हमें? आप देखो यहां पे दिख नहीं रहा है, देखिए, तो आप देखो f इज इक्वल टू क्या मिला? r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू r। अब मैं ये बोल रहा हूं, r स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर है, अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि आप r से मल्टीप्लाई कर दो, r से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू r स्क्वायर आ गया। अब अभी मैं केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ये निकाला था
कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, 1/r²। क्यों, यहाँ पे लिखेंगे सिंस फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लस थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से हमें क्या मिला, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आप किनारे में लिख सकते हो। यहाँ से लिख सकते हो आप F इज इक्वल टू 1/r²। आया ना, F इज इक्वल टू 1/r² हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन हम लोग कम कर दें तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोल दिए, ये r² नीचे आया, इस वजह से इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल बोले। और इसी का अप्लाई किए थे ना हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में, और इसे जो है वो डेरिवेशन ये जो डिराइव किए वो सर आइजैक न्यूटन किए। इस वजह से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और ये पूरी यूनिवर्स में वैलिड है, यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हर जगह वैलिड है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल भी देख लिए। अब क्या है ना, आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका फ्री फॉल। ये क्या है, फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल क्या होता है फिर, तो फ्री फॉल क्या है ना कि एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम गैलीलियो था। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था ना कि कोई दो ऑब्जेक्ट को लिया था, सपोज मान लो एक फेदर को ले लिए थे और एक कॉइन को ले लिए थे, और उनको ना सेम हाइट से नीचे गिराया। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉइन तो जल्दी गिर गया, लेकिन वो फेदर जो पंख जो था वो एयर रेजिस्टेंस के कारण इधर उधर चलता रहा। लेकिन अब क्या किए, एक प्लेस ऐसा किए जहां पे वो वैक्यूम क्रिएट कर दिए। वैक्यूम क्रिएट कर दिए इन द सेंस की एब्सेंस ऑफ एयर कर दिए, और तब वो दोनों को गिराया। तो उन्होंने ये देखा कि वो दोनों जो है वो सेम टाइम में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थे। तो वही फ्री फॉल यहाँ पे ये आया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से, किसी भी हाइट से अगर हम गिराते हैं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करना चाहिए और उसके अलावा कोई भी एजेंट वर्क नहीं करना चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं काम करना चाहिए, चाहे वह एयर रेजिस्टेंस हो, कोई फ्रिक्शन हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, कोई एजेंट नहीं काम करना चाहिए, और तब फ्रीली ऑब्जेक्ट को अगर मैं गिराता हूं तो उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। Whenever an object is dropped from a certain height towards the earth and there is no any external agent, there is no any external force except gravitational force of earth, then that is said to be free fall, और उसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। और इसी फ्री फॉल की बेस्ड पे हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे। ऑलरेडी आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे किस कंडीशन में, अंडर ग्रेविटी के कंडीशन में, मतलब अर्थ के कंडीशन में। तो मैं तो अपना 100% दिया, मैं पूरी कोशिश किया कि आज ये ग्रेविटेशन का जितना भी टॉपिक्स था, ये जो 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स, वो मैं आप लोगों को क्लियर करूं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ अगर डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मेरी कमी कहाँ है वो भी आप ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं अपने आप में और इम्प्रूव करूँ। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आई होप आप लोग सभी मन लगा के पढ़ाई करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। और भूलिएगा नहीं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।